आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 अपने पास दे रखे हैं। कॉलम 1 में 4 भाग है, ठीक है, और इनके जो भी उत्तर आएंगे उनमें चेक करना है कि कॉलम 2 के कौन कौन से भाग में यहाँ पे उपस्थित है ये, ठीक है। तो एक एक भाग को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। पहला भाग 1 को सोल्व करते हैं। ए अपने पास कह रहा है कि माना कि आर स्क्वायर मतलब आर से आर में यदि सदिश अल्फा आई के प्लस बीटा जे के का सदिश √3 आई के प्लस जे के पर प्रक्षेप सदिश का परिमाण √3 हो और यदि अल्फा बराबर 2 प्लस √3 बीटा हो, तब अल्फा का जो परिमाण है उसके संभव मान बताने हैं हमें, ठीक है। तो देखो, प्रक्षेप ज्ञात करना है तो पहले तो इनका अदिश गुणन आएगा और नीचे जिस सदिश पर प्रक्षेप निकालना होता है उसका परिमाण आ जाएगा। तो देखो, इन दोनों का अदिश गुणन लेते हैं तो अल्फा आई केप प्लस बीटा जे केप, इसका अदिश गुणा √3 आई केप प्लस जे केप, ठीक है। और नीचे किस सदिश का परिमाण आएगा, ये जो इस पर निकालना है तो इसका परिमाण देखो, इसके आई केप के गुणांक का वर्ग प्लस जे केप के गुणांक का वर्ग, ठीक है, और इस पूरे का वर्गमूल। तो देखो, √3 का वर्ग 3 के बराबर हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 के बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा। अब इसके जो प्रक्षेप सदिश का जो परिमाण बोला है तो इसके मापांक भी लगेगा और ये बराबर दे रखा है √3 के बराबर। अब देखो, इनका अदिश गुणा ले लेते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा √3 अल्फा प्लस बीटा, और ये देखो दूसरी तरफ जाएगा तो 2 √3 बन जाएगा और देखो मापांक हटेगा तो प्लस माइनस चिन्ह साथ में आ जाएगा। अब देखो, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। यहाँ से और कुछ भी दे रखा है कि अल्फा का मान यहाँ से 2 प्लस √3 बीटा दे रखा है, ठीक है। अब देखो, मेरे को अल्फा का परिमाण निकालना है तो प्रतिस्थापित किसको करूंगा, बीटा को। बीटा यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा अल्फा माइनस 2 बटा √3। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। समीकरण नंबर 2 से समीकरण 1 में बीटा का मान रखने पर अपने पास आएगा √3 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 बटा √3 बराबर प्लस माइनस 2 √3। यहाँ से आ जाएगा लैसे पे लेने के बाद 3 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 बराबर प्लस माइनस, ये देखो 2 तिया 6 बन जाएगा। अब यहाँ से बनेगा 4 अल्फा माइनस 2 बराबर प्लस माइनस 6। तो यहाँ से देखो, दोनों प्लस माइनस चिन्ह को अलग अलग ले लेता हूँ तो यहाँ से 4 अल्फा माइनस 2 बराबर 6 आ जाएगा और 4 अल्फा माइनस 2 बराबर माइनस का 6 आ जाएगा। आगे इसको सरल करते हैं तो 4 अल्फा बराबर 6 और 2 8 आ जाएगा और इधर जो है 4 अल्फा बराबर माइनस 6 प्लस 2 माइनस का 4 आ जाएगा। इधर अल्फा का मान 2 आ जाएगा, इधर अल्फा का मान माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अल्फा के 2 मान आ गए। अब मेरे को अल्फा का परिमाण निकालना था तो अल्फा का परिमाण इधर से तो 2 ही आ जाएगा और इधर अल्फा का परिमाण जो है -1 है तो +1 आ जाएगा, क्योंकि परिमाण हमेशा धनात्मक होते हैं। अब देखो, ये P और Q में 1 और 2 दे रखे हैं तो इसके उत्तर P और Q हो जाएंगे दोनों, ठीक है। अब दूसरे भाग को सरल करते हैं। दूसरा भाग अपने पास क्या कह रहा है कि माना कि वास्तविक संख्याएं ए बी इस प्रकार है कि फलन f(x) -3ax² -2 जहां x छोटा है 1 से, bx प्लस a² जहां x बड़ा या बराबर है 1 के, सभी x बिलोंग्स टू r के लिए अवकलनीय है। तब 1 के संभव मान हमें बताने हैं। तो देखो, यहाँ से अगर अवकलनीय बोला है तो इसका मतलब ये है कि फलन जो है वो अपने पास सतत भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो f(x) इस तरह से दे रखा है, ये b भाग है। f(x) इस तरह से परिभाषित है बराबर -3ax² -2, और ये कब, जब x का मान छोटा है 1 से, और bx प्लस a² कब, जब x का मान बड़ा या बराबर है 1 के, ठीक है। अब देखो, चूंकि ये जो है बहुपद है, x छोटा है 1 से तब भी ये बहुपद है और x बड़ा या बराबर है 1 से तब भी ये बहुपद है, तो इसका अवकलन करने के लिए मैं दोनों को अलग अलग अवकलित कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अलग अलग परिभाषित है और बहुपद है तो अलग अलग परिभाषित अवकलज में भी हो जाएंगे। तो इधर से अवकलन लूंगा तो ये अपने पास बन जाएगा माइनस का 6ax और ये बन जाएगा b, ठीक है। ये कब, जब x छोटा है 1 से, और ये कब, जब x बड़ा या बराबर है 1 से, ठीक है। अब देखो, अवकलन की परिभाषा से भी आप इसका अवकलन कर सकते हो लेकिन वो काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट तरीका है ये निकालने का। अब देखो, सतत भी अवकलनीय है तो सतत भी होंगे, तो सतत के लिए क्या करेंगे कि f1 माइनस, मतलब इसका जो बायां भाग है वो दाएं भाग के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर वाली परिभाषा से लेंगे। इसमें देखो, इसमें 1 माइनस ये ऊपर वाली आ जाएगी तो -3 है -2
और ये बराबर हो जाएगा इधर b प्लस ए स्क्वायर, बी प्लस ए स्क्वायर। इसको दूसरे एक ही तरफ लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस बी प्लस 2 बराबर 0। ये समीकरण नंबर हो गया 1। ठीक है, अब देखो ये तो सततता के लिए मैंने बोल दिया कि जब सतत होंगे तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अब जब देखो जब अवकलनीय होंगे तब कौन सी कंडीशन आएगी, अवकलनीय। अवकलनीय होंगे तब प्रतिबंध आएगा कि f1 प्लस पे इसका अवकलज f1 माइनस पे इसके अवकलज के बराबर होगा। ठीक है, ये 1 माइनस होगा, -1 नहीं 1 माइनस। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस परिभाषा से चलते हैं तो 1 प्लस पे तो ये आ जाएगा b बराबर, यहाँ पे देखो 1 रख देंगे तो माइनस का 6 से बन जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब देखो समीकरण 1 और 2 से मेरे पास क्या बनेगा, देखो b का मान यहाँ पे रख देंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 6a प्लस 2 बराबर 0। इसको आगे सरल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से गुणनखंड कर लेते हैं, a माइनस 2 और a माइनस 1, ये दो गुणनखंड बन जाएंगे, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो एक का मान यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से एक का मान 1 आ गया। ठीक है, और एक के संभव मान ही पूछे थे तो 1 और 2 आ गए। अब देखो 1 और 2 यहाँ पे p और q में दे रखे हैं, मतलब इसका उत्तर भी p और q हो गया। ठीक है, अब आगे वाले भाग में चलते हैं। आगे वाला भाग क्या कह रहा है, माना कि ओमेगा जो है 1 के बराबर नहीं है और इकाई का सम्मिश्र घनमूल है। ठीक है, तो ओमेगा के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इकाई के जो घनमूल होते हैं तो एक होता है, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है। अब आगे बोलो कि यदि 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इसकी घात 4n प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर की घात 4n प्लस 3 माइनस 3 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की घात 4n प्लस 3 बराबर 0 है, तब n के संभव मान क्या क्या होंगे। ठीक है, इसको देखो नीचे लिख लेते हैं। नीचे ये भाग सी, यहाँ भाग सी में चलते हैं और जो जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। पहला दे रखा है 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इस पूरे की घात 4n प्लस 3 प्लस आगे आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि 2 प्लस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, 2 प्लस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर इसकी घात 4n प्लस 3 और एक पद और दे रखा है। एक पद क्या कह रहा है कि -3 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, -3 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर इसकी घात 4n प्लस 3 और ये तीनों पद बराबर है 0 के। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, ये जो पहले भाग में है 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें भी यही बनाऊंगा। तो इसमें तो पहले तो ये लेके चलता हूँ 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इसकी घात 4n प्लस 3। ठीक है, अब क्या करूंगा, देखो इसको मैं ये वाला बनाने के लिए यहाँ से देखो दो, इसमें 2 है, इसमें 2 ओमेगा स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको ओमेगा स्क्वायर से गुणा कर दूं तो यहाँ पे 3 ओमेगा क्यूब हो जाएगा और ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, तो यहाँ पे भी देखो 1 ही है। और यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर से गुणा करूंगा तो ओमेगा की घात 4 बनेगा और ओमेगा की घात 3 का मान तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे केवल ओमेगा बच जाएगा, तो यहाँ पे भी ओमेगा है, तो मैं इसको ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से गुणा कर देता हूँ। तो मेरे पास यही बन जाएगा 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर बटा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे किया मैंने आपको बता दिया। इसी तरह मैं ये तीसरे भाग को भी अंश को इसी तरह बनाना चाहूंगा तो ऊपर नीचे ओमेगा से गुणा कर दूंगा तो ये वाला पद ही बन जाएगा। तो देखो गुणा करके देख भी सकते हो आप, 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर बटा ओमेगा से गुणा किया और इसकी घात भी अपने पास 4n प्लस 3 है और ये बराबर है 0 के। अब देखो इसको आगे सरल कर लेते हैं हम लोग, तो सरल करते हैं तो यहाँ पे देखो उभयनिष्ठ तो क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ मेरे पास आ रहा है 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इसकी घात 4n प्लस 3, ये कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बच रहा है, इधर से तो 1 बच गया, इधर से देखो 1 बटा ओमेगा स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पे देखो ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, तो इसको ओमेगा गुणा ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ये बराबर 1 हो गया। अब देखो ओमेगा तो 1 बटा ओमेगा स्क्वायर हो गया और ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 बटा ओमेगा हो गया, तो यहाँ से 1 बटा ओमेगा स्क्वायर बनेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की घात 4n प्लस 3। यहाँ पे देखो 1 बटा ओमेगा बनेगा तो ओमेगा स्क्वायर की घात 4n प्लस 3। ठीक है, ये बराबर हो गया 0 के।
अब देखो दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर करते हैं हम लोग, तो यहाँ से ये पूरा जीरो के बराबर होगा, तो 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक ओमेगा स्क्वायर जोड़ते हैं, एक घटाते हैं, तो 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस का 1 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से देखो 3 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बनेगा, और यहाँ से देखो माइनस 3 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से देखो यहाँ माइनस ओमेगा बन जाएगा, तो ये -3 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और इधर से देखो ये बनेगा अपने पास -6 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर से मेरे पास माइनस ओमेगा कॉमन आ रहा है, तो अपने पास बन जाएगा ओमेगा प्लस 6 बराबर 0। मतलब ये पूरा अपने को 0 के बराबर करना था, दोनों पक्षों को, दोनों भागों को 0 के बराबर करना था। तो इधर से तो ये 0 के बराबर हो गया। अब देखो ओमेगा का मान ना तो 0 हो सकता, ना ही ओमेगा का मान -6 हो सकता। ठीक है, तो ये वाला भाग तो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे भाग को 0 के बराबर करते हैं, तो यहाँ से देखो 1 प्लस ओमेगा की घात, इसको देखो ओमेगा की घात इसको x मान लेते हैं, तो ओमेगा की घात x प्लस ओमेगा स्क्वायर की घात x बराबर 0। अब देखो यहाँ से x में एक कंडीशन होती है, x जब 3 का गुणज होता है, मतलब 3m, x बराबर 3m होता है, तब इस पूरे व्यंजक का मान इस तरह से मैं बोलूं कि 1 प्लस ओमेगा की घात 3m प्लस ओमेगा स्क्वायर की घात 3m, इसका मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये तो कब, जब x 3 का गुणज हो। ठीक है, और जब x 3 का गुणज नहीं हो, ठीक है, x 3 का गुणज नहीं हो, तो मेरे पास 1 प्लस ओमेगा की घात x और ओमेगा स्क्वायर की घात x, इसका मान अपने पास 0 के बराबर आ जाता है। अब देखो यहाँ से पहले से ही बोला है कि इसका मान अपने पास 0 के बराबर है, मतलब मैं कहूँगा कि 4n प्लस 3 3 का गुणज नहीं है, तो मैं नीचे लिखूंगा, इसलिए 4n प्लस 3 3 का गुणज नहीं है। ठीक है, और देखो अगर 3 को अलग कर दूं तो 4n भी, देखो 3 तो 3 का गुणज है, तो मैं इसको या तो लिखूंगा कि 3n प्लस 3, ये तो 3 का गुणज है, लेकिन यहाँ पे n जो है ये अपने पास अलग हो जाएगा। तो अगर ये तो 3 का गुणज हो गया, लेकिन n अपने पास 3 का गुणज नहीं होना चाहिए, मतलब मैं कहूंगा कि इसलिए n 3 का गुणज नहीं है। अब n 3 का गुणज नहीं है, तो विकल्पों में चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे विकल्पों में कौन कौन सा 3 का गुणज नहीं है, तो देखो यहाँ से 1 भी 3 का गुणज नहीं है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे p आ जाएगा। उसके बाद ये 2 भी नहीं है, तो q भी आ जाएगा। इसके बाद 3 तो है, तो 3 नहीं आएगा। 4 नहीं है, तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे s आ जाएगा। और t भी नहीं है, तो t भी आ जाएगा। मतलब इसके उत्तर अपने पास PQST हो जाएंगे। अब एक अपने पास बच गया, उसको भी सरल कर लेते हैं। ये अपने पास क्या बोल रहा है कि माना कि दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं a और b का हरात्मक माध्य 4 है। यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या q इस प्रकार है कि a 5 qb एक समांतर श्रेणी में है, तब q माइनस a का परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो नीचे इसको सरल करते हैं। इसको सवाल में क्या क्या दे रखा है, ये d भाग है। देखो AP में तो कौन कौन से पद है, AP में अपने पास है a 5 q और b। ठीक है, और आगे बोला है कि a और b का हरात्मक माध्य अपने पास 4 के बराबर है, मतलब हरात्मक माध्य a और b का हो गया 2ab बटा a प्लस b, ये बराबर हो गया 4 के। यहाँ से थोड़ा सरल करते हैं, तो ab बटा a प्लस b ये बराबर हो गया 2 के। अब देखो इसमें जो दे रखा है उसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से देखो अगर समांतर श्रेणी है तो इनका सार अंतर जो है वो बराबर होता है। तो यहाँ से इसको a मान ले, तो इसको 5 को क्या बोलेंगे, 5 को बोलेंगे a प्लस डी। ठीक है, और फिर a प्लस 2d इसको बोलेंगे, और b को क्या बोलेंगे, a प्लस 3d। अब देखो यहाँ पे a क्यों b, ये तीनों तो अज्ञात है, केवल 5 अपने पास ज्ञात है, तो 5 से हम इसको रिलेट करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 5 बराबर मेरे पास क्या हो गया, 5 बराबर a प्लस डी है। ठीक है, और यहाँ पे b बराबर अपने पास क्या है, a प्लस 3d। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे अपन, तो a तो यहाँ से हट जाएगा और d का मान अपने पास आ जाएगा। देखो देखो यहाँ से मैं क्या करूंगा, अपने पास
डी हमने अपनी तरफ से माना है तो डी को प्रतिस्थापित कर देता हूँ। डी बराबर मेरे पास आ गया 5 माइनस ए। अब डी का मान इसमें रखूंगा तो बी बराबर मेरे पास आ गया ए प्लस 3 गुणा 5 माइनस ए। यहाँ से मेरे पास बी का मान आ जाएगा, देखो बी बराबर ए प्लस 15 माइनस का 3a। तो b बराबर मेरे पास आ गया 15 माइनस का 2a। अब ये b का मान मैं इस समीकरण में रख दूंगा, इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। अब समीकरण नंबर 2 से b का मान रखूंगा यहाँ पे, तो ये मेरे पास बनेगा, देखो a गुणा 15 माइनस 2a और नीचे क्या बना a प्लस 15 माइनस 2a बराबर हो गया 2 के। ठीक है, तो ऊपर तो क्या बनेगा 15a माइनस 2a स्क्वायर बराबर, ये देखो 2 गुणा यहाँ पे देखा 15 माइनस ए बचा, केवल 15 माइनस ए बच गया। तो यहाँ से देखो 15a माइनस 2a स्क्वायर है और इधर देखो 15 माइनस का 15 दूनी 30 बनेगा ये। ठीक है, तो ये तो बना 30 और ये माइनस का 2a बन गया। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं, तो यहाँ से 2a स्क्वायर को दूसरी तरफ लाएंगे 2a स्क्वायर और ये देखो 15 और 2 17 माइनस का 17a प्लस का 30 बराबर हो गया 0 के। अब ये अपने पास द्विघात समीकरण आ गया, इसको हल कर लेते हैं। तो इसके गुणनखंड आएंगे, देखो 30 दूनी 60 और अपने पास 12 पंचे 60 होते हैं, तो 2a स्क्वायर माइनस का 12a माइनस का 5a प्लस 30 बराबर 0 हो गया। और यहाँ से मेरे पास 2a उपनिष्ठ आ जाएगा, तो a माइनस 6 बच गया, इधर से 5 कॉमन आ जाएगा तो a माइनस 6 इधर भी बन गया बराबर 0 हो गया। तो 2a बराबर अपने पास आ गया, 2a माइनस 5 इसमें उभयनिष्ठ आ गया और a माइनस 6 ये आ गया बराबर 0 हो गया। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो a का मान 5/2 आ गया यहाँ से और a का मान 6 आ गया। अब देखो सवाल में जो पूछा है उसमें चलते हैं। हमें पूछ रहा है किसका मान, हमें पूछ रहा है q माइनस a इसका मापांक। ठीक है, तो q माइनस a का मापांक हम निकालेंगे। तो यहाँ से देखो हमने समांतर श्रेणी से इनके मान निकाले थे, तो यहाँ पे चलते हैं q माइनस a इसका मापांक निकालते हैं। अब q का मान तो मैंने बोला था कि यहाँ पे a प्लस 3d है। ठीक है, सॉरी q का मान a प्लस 2d है, a प्लस 2d माइनस a इसका मापांक। तो केवल क्या बचा 2d बचा और 2d का मान मैंने कहा था कि 15 सॉरी d का मान यहाँ से 5 माइनस a आएगा। ठीक है, इसका मापांक है ना, तो ये अपने पास आ जाएगा 2 गुणा 5 माइनस a इसका मापांक और ये बराबर हो जाएगा देखो 10 माइनस 2a। ठीक है, इसका मापांक। अब एक का मान 5/2 और 6 रखेंगे यहाँ पे, तो ये अपने पास आ जाएगा 10 माइनस 2 गुणा 5/2। ठीक है, और इसका मापांक पहला तो यहाँ से आ जाएगा, तो 10 माइनस 5 इसका मापांक और ये बराबर हो जाएगा अपने पास 5 के बराबर। ठीक है, तो एक तो q माइनस a का मान आ गया, मापांक का मान आ गया 5 के बराबर। अब दूसरा मान भी हम निकाल लेते हैं, यहाँ से 10 माइनस 2a में रखेंगे तो ये दूसरा यहाँ से आएगा 10 माइनस 2 गुणा यहाँ पे 6। ठीक है, और यहाँ से इसका मापांक तो 10 माइनस 12। ठीक है, और यहाँ से क्या बनेगा देखो 10 माइनस 12 माइनस का 2 और माइनस 2 का मापांक 2 के बराबर। ठीक है, तो q माइनस a इसका मापांक किसके बराबर आ गया 2 के बराबर। ठीक है, ये दो अपने पास मान हो गए, q माइनस a का मापांक है 5 और 2। तो यहाँ से देखो कौन कौन से विकल्प में है 2 और 5, तो 2 तो q में है तो यहाँ से q आ गया और 5 इसमें t में है तो इसका उत्तर QT आ गया। ये चारों भाग हमने सरल कर दिए और बता दिए कि कौन कौन से भाग इनके उत्तर होने वाले हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।